चैनल। तो आज हम लोगों ने करना है CS401 असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 7। आज से हम लोगों ने अपने फाइनल टर्म की तैयारी करनी है। आई होप कि आप लोगों के मिड टर्म्स के पेपर अच्छे हुए हों। ये सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल होगा, आपको मिड टर्म के पेपर देने से अंदाज़ा हो तो गया होगा ना कि मुश्किल होता है इसका पेपर, सही है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको CS401 का ना मिड टर्म का पेपर अच्छा नहीं भी हुआ तो वो सिर्फ 20% का पेपर, 30% के उसमें आपके मार्क्स लगने हैं। उसमें से अगर आपके 10% भी काउंट होते हैं ना फाइनल टर्म में तो इट्स ओके। आपने जस्ट फाइनल में भी अगर आप मेहनत करें तो आपका पेपर अगर अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसका जो फाइनल टर्म का पेपर होता है ना, ये 60% मार्क्स इसके आपके काउंट होते हैं। तो आप बजाय इसके 20% और 30% पे रोने के बजाय फाइनल टर्म की तैयारी अगर अच्छे से कर लें और 60% का पेपर बेहतरीन सा दे दें तो फिर आपको जो है ना टेंशन नहीं होगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ऐसी तैयारी कराऊंगी कि आपका फाइनल टर्म का पेपर बहुत अच्छा होगा। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट शार्ट कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन से हैं, इंपॉर्टेंट MCQs क्या है और ज़्यादातर पेपर जो आपका आना है वो किस में से आना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। तो पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फाइनल टर्म का जो पेपर आएगा ना आप लोगों का, वो ज़्यादातर उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस ही पूछी जाएंगी, ठीक है। या तो आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई होगी और बोला होगा कि इस इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करें, उसमें कुछ चीज़ें आपसे कुछ पॉइंट्स पूछे होंगे, या फिर आप लोगों को बोला जाएगा कि मूव की इंस्ट्रक्शन बता दें, एंड की इंस्ट्रक्शन बता दें। उसके बाद हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 या 5 में हम लोगों ने एड्रेसिंग मोड्स हम लोगों ने पढ़े थे, डायरेक्ट मोड और वो वाले। तो वो 7 मोड्स हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस आपसे पूछी जाएंगी। तो पूरा जो पेपर है ना आपका CS401 का फाइनल टर्म का, उसमें से तकरीबन आपका 40% जो पेपर है वो इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही होगा। बाकी MCQs में इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी, लेकिन शॉर्ट लॉन्ग में ना आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी। दूसरी बात, प्रैक्टिकल के पेपर में भी वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि जो है वो इंस्ट्रक्शंस आपसे सारी पूछी हुई होंगी। वो कौन कौन सी है मैं मिड टर्म के भी सिलेबस के अंदर आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये आपकी प्रैक्टिकल के पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है या फाइनल टर्म के लिहाज से, ठीक है जी। तो मिड टर्म के भी आई होप आपने सारे लेक्चर्स लिए होंगे। जब तक आप वो लेक्चर्स नहीं ना लेंगे आपको फाइनल टर्म की समझ नहीं आने वाली। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप पहले फाइनल टर्म के लेक्चर, मिड टर्म के ले लें, फिर फाइनल टर्म पे आए, सही है। तो हम लोग अपना फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 से, जो कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस है, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग। Till now, very simple instructions of 8088 microprocessor have been introduced. इन्होंने बोला कि हम लोगों ने बहुत ही जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस थी ना 8088 की, वो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस्ड करा दी थी या वो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर वी विल डिस्कस अ बिट मोर पावरफुल इंस्ट्रक्शंस दैट कैन प्रोसेस ब्लॉक्स ऑफ डाटा इन वन गो। लेकिन इस चैप्टर के हम अंदर ना हम लोगों ने ज़्यादा जो पावरफुल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो ब्लॉक ऑफ डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती हैं, वो पढ़ेंगे। दे आर कॉल्ड ब्लॉक प्रोसेसिंग और स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फाइनल टर्म की जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो वो लोग जस्ट ये थ्योरी कर लेते हैं। जैसे अभी 5 ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस है ना, आप लोग जस्ट ये देख लोगे कि जी 5 इंस्ट्रक्शंस हैं और इनके नाम क्या क्या है और इनकी थ्योरी आप कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जस्ट आपको इनकी थ्योरी नहीं करनी बल्कि इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स है ना वो आपने करनी, और स्पेशली जो इंस्ट्रक्शंस है वो करनी। क्योंकि पेपर में आपसे पूछेंगे कि मूव की इंस्ट्रक्शन लिखें राइट करने के लिए। तो मूव की इंस्ट्रक्शन आपके पास सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ क्या होगी। मूव आपने लिख देना स्टार्ट पे MOV मूव, ठीक है। आगे आपने लिखना है AX, BX। तो ये मूव की इंस्ट्रक्शन आ गई। तो इस तरह से वो आपसे पेपर में पूछेंगे। ये भी आपने ज़रूर करना है कि इनकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, और ये जो सारा मैं पढ़ाऊँगी ये भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पेपर में राइट करने के लिए बोलेंगे। अच्छा, देयर आर जस्ट 5 ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। पहली बात है कि टोटल जो प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन है, या इन्हें आप लोग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, वो कितनी है जी 5, ठीक है। However, a special prefix repeats the instruction in the hardware called repeat prefix। यहाँ पे एक डेफिनेशन आ गई आपके पास कि repeat prefix की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। या REP prefix आपको बोला जाएगा कि इसको क्या कहते हैं। तो ये आपने REP stands for repeat, ठीक हो गया। आपने इसकी डेफिनेशन ये यहाँ से यहाँ तक है कि एक स्पेशल प्रीफिक्स जो रिपीट करता है इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर के अंदर, उसे रिपीट प्रीफिक्स कहते हैं। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट आता है कि द रिपीट प्रीफिक्स अलाउज दीज इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेट ऑन अ नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स इन द वन इंस्ट्रक्शन। रिपीट प्रीफिक्स अलाउ करता है इन इंस्ट्रक्शंस को, ये जो 5 इंस्ट्रक्शंस हैं इनको, कि ये ऑपरेट करें नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स के ऊपर एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। अब ये 5 इंस्ट्रक्शंस क्या है। पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो है स्टॉस, LODS लोड,
CMP इसे हम लोग कंपेयर इंस्ट्रक्शन कहते हैं। SCAS ये हमारे पास स्कैन इंस्ट्रक्शन होती है, और ये हमारे पास आ गई मूव। इनका आगे इन्होंने बता दिया कि कॉल्ड, STO को क्या कहते हैं, स्टोर स्ट्रिंग कहते हैं। फिर LOAD का मतलब है लोड स्ट्रिंग। फिर CMP का कंपेयर स्ट्रिंग, SCA का मतलब स्कैन स्ट्रिंग, और इसी तरह मूव स्ट्रिंग रिस्पेक्टिव। मूव इज द इंस्ट्रक्शन दैट अलाउज मेमोरी टू मेमोरी मूव्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो मूव इंस्ट्रक्शन है वो क्या करती है, मेमोरी को अलाउ करती है कि वो मेमोरी को मूव करे। ठीक है, अब ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, इनकी मजीद नीचे जो डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को कराऊंगी। यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो कॉमन थिंग्स है ना इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर, इनको आपने क्या करना है, ये जो कॉमन चीज़ें ये तकरीबन 4 है। ठीक है, इनकी आपने ना नंबरिंग में आप लोगों को साथ साथ यहाँ पे दे देती हूँ, और आपने ये 4 इंस्ट्रक्शंस है ये आपसे पूछी जा सकती है शॉर्ट में, लॉन्ग में, कि ये जो 5 इंस्ट्रक्शंस है, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस या प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, इनके अंदर कॉमन चीज़ क्या है। तो पहली कॉमन चीज़ क्या आ गई है, ये पहली इन्होंने बता दी है कि फर्स्टली दे आर ऑल वर्क ऑन द ब्लॉक ऑफ डाटा। पहली चीज़ इनके अंदर ये है कि ये सारी की सारी जो है वो ब्लॉक ऑफ डाटा पर काम करती हैं। नेक्स्ट सेकंड आ गई कि DI एंड SI यानी डेस्टिनेशन इंडेक्स एंड सोर्स इंडेक्स आर यूज टू एक्सेस मेमोरी, और इनके अंदर जो डेस्टिनेशन और सोर्स इंडेक्सेस होते हैं वो मेमोरी को एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं। ये हमारे पास आ गई सेकंड बात। ठीक है, थर्ड क्या है कि DS रेशो SI होल्ड्स द पॉइंटर टू द मेमोरी, या होल्ड द पॉइंटर्स टू इट, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लिख सकते हो मेमोरी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो ESDI है वो होल्ड करता है पॉइंटर्स टू द मेमोरी। यहाँ पे भी जो इन्होंने इट लिखा हुआ है इसकी जगह आपने मेमोरी करना है, या ये ऊपर से आप लोग डेफिनेशन कर लें। Whenever a string instruction needs a memory destination, तो जब उसे डेस्टिनेशन की ज़रूरत होगी तो ESDI को वो होल्ड करेगा, और अगर उसको सोर्स की ज़रूरत होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है when an instruction needs a memory source, तो वो DSSI, SI का मतलब क्या होता है, सोर्स इंडेक्स, और DI का मतलब होता है डेस्टिनेशन। सही है, अब इसकी नीचे को इन द मेमोरी, सो AL और द AX इज द रजिस्टर used and ESDI points to the destination। अब यहाँ पे ना स्ट्रॉस की एक एग्जांपल इन्होंने दे दी है, एक लॉर्ड की एग्जांपल दे दी है। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेनी है। ये जो एज इट इज इनके आगे डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये आपसे पेपर में जब पूछेंगे तो आपने स्ट्रॉस और लॉर्ड्स की ना यही डेफिनेशन आगे लिख देनी है जो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये डेफिनेशन मजीद एक्सप्लेन नीचे की हुई है, तो वहां से मैं आप लोगों को करवाती हूँ। जैसे ये देखें, पहली आ गई है जी स्ट्रॉस। अब इन इंस्ट्रक्शंस में ना जो पूरा ये चैप्टर है इसके अंदर मेन बेसिक इंपॉर्टेंट ये इंस्ट्रक्शंस ही हैं। ठीक है, ये 5 इंस्ट्रक्शंस। अब इन 5 इंस्ट्रक्शंस को तैयार किस तरह करने में आप लोगों को अगेन बता रही हूँ। ठीक है, पहली चीज़ कि आपको पता होने चाहिए इनके नेम्स। ठीक है, 5 इंस्ट्रक्शंस है ये पता होना चाहिए, फिर इनके नेम पता होने चाहिए, फिर इनके स्टैंड्स फॉर पता होने चाहिए, और ये जो डेफिनेशन मैंने हाईलाइट की हुई है ना, ये आप लोगों को आनी चाहिए, और दूसरी इनकी एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, stores transfers a byte or a word from the register AL or the AX to the string element addressed by ES ratio DI and updates DI to the point and update DI to point to the next location. Stores is often used to clear a block of memory or fill it with a constant। अब ये जो सारी बात मैंने आप लोगों को करवाई है ना, ये डेफिनेशन भी इसकी इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी आपसे पूछी जा सकती है, लॉन्ग में भी ये डेफिनेशंस आ सकती हैं, इंस्ट्रक्शंस भी पूछी जा सकती हैं। और दूसरी बात ये MCQs में इस तरह से आएगा कि वो आप लोगों से बोलेंगे कि ये किस चीज़ को अपडेट करता है। तो हर एक चीज़ के अंदर ना स्टॉस की ये है कि ये डेस्टिनेशन इंडेक्स को अपडेट करता है। नीचे आप लोड के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो है वो सोर्स इंडेक्स को अपडेट करता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या क्या चीज़ें अपडेट, नीचे वाली जो होगी वो फ्लैग्स को अपडेट करने के लिए होगी। इसी तरह हर किसी में कोई ना कोई चीज़ अपडेट हो रही होती है, ये जो है वो किसी ना किसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ हो रही होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉस किस लिए यूज़ होती है, लॉट क्या कर रही है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको हाईलाइट कराएंगे ये आपने लाजमी करनी। लॉट्स ट्रांसफर अ बाइट और अ वर्ड फ्रॉम द सोर्स लोकेशन DSSI to AL or the AX and updates the SI source index to point to the next लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे देखें कि इन लोगों ने क्या यूज किया हुआ है, DSSI, क्योंकि ये सोर्स इंडेक्स को अपडेट करता है। लेकिन ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ESDI है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन इंडेक्स को अपडेट करता है। दूसरा इसका एक और क्या काम है कि ये ब्लॉक ऑफ मेमोरी को क्लियर करता है और उसको कांस्टेंट के साथ फिल भी करता है। तो ये किसका काम है, ये स्ट्रॉस का काम है। ठीक है,
अच्छा, नीचे आ गई है जी स्कैन। तो स्कैन का हमारे पास क्या है, ये कंपेयर करती है सोर्स बाइट को और वर्ड को इन द रजिस्टर AL और द AX विद द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग एलिमेंट एड्रेस्ड बाय ESDI एट अपडेट फ्लैग्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्कैन क्या करती है, अपडेट करती है फ्लैग्स को, एंड DI अपडेटेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट लोकेशन। फिर मूव क्या करती है जी, मूव ट्रांसफर करती है अ बाइट और अ वर्ड फ्रॉम द सोर्स लोकेशन DSSI टू द डेस्टिनेशन ESDI एंड अपडेट्स। अब ये मूव इंस्ट्रक्शन किसको अपडेट कर रही है, दोनों को, SI सोर्स इंडेक्स को भी और डेस्टिनेशन को भी, टू पॉइंट टू द नेक्स्ट लोकेशन। और ये यूज किस लिए होती है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी को मूव कराने के लिए। इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है। अब कंपेयर क्या करती है जी, अब कंपेयर की आप सुन के ये कहेंगे कि कंपेयर तो जो है वो कंपेयर ही करती होगी दो चीज़ों को। ये कंपेयर तो करती है लेकिन ये सब्ट्रैक्ट करती है सोर्स लोकेशन DSSI को फ्रॉम द डेस्टिनेशन लोकेशन ESDI। ठीक है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन और अनअफेक्टेड। सब्ट्रैक्ट तो हम लोग करते हैं लेकिन इससे सोर्स और डेस्टिनेशन पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता। सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स आर अपडेटेड, और इसके अंदर भी सोर्स और डेस्टिनेशन जो है वो अकॉर्डिंगली अपडेट कर दिए जाते हैं। कंपेयर कंपेयर्स टू ब्लॉक ऑफ द मेमोरी फॉर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। दूसरी एक और चीज़ इसके अंदर है कि जो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी है ना, उसको भी जो है वो कंपेयर इंस्ट्रक्शन के अंदर किया जाता है। इट सब्ट्रैक्ट्स बाइट बाय बाइट। अब ये सब्ट्रैक्ट करती है, बाइट बाय बाइट भी कर सकती है, वर्ड बाय वर्ड भी कर सकती है। इफ यूज्ड विद द रिपीट प्रीफिक्स और द रिपीट इफ नॉट इक्वल प्रीफिक्स is repeat as long as the blocks are the same or as long as the block are different। तो यानी कि ये इक्वालिटी और जो है वो नॉट इक्वालिटी या इन इक्वालिटी के लिए भी यूज की जाती है। नीचे फिर से वही रिपीट प्रीफिक्स की डेफिनेशन जो ऊपर मैंने आप लोगों को कराई है, आपने वही कर लेनी है। वो छोटी सी डेफिनेशन है, एग्जैक्ट आपको सही से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे फिर वही चीज, REPE का क्या मतलब है, इसका मतलब है रिपीट इफ इक्वल, और REPZ का मतलब है रिपीट इफ जीरो। ठीक है, अब ये दोनों एक ही चीज़ है। ये मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 या 3 के अंदर आई थिंक सो इस चीज़ का जिक्र आया था। हम लोगों ने मिड टर्म में इसको पढ़ा था कि ये क्या होती है और क्यों यूज होती है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा इनका जिक्र आ गया कि अब ये क्या होगा कि इक्वल और ज़ीरो ये दोनों रिपीट करेंगी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को, वाइल कब, जब ज़ीरो फ्लैग सेट होगा। और इसी तरह रिपीट इफ़ नॉट इक्वल या रिपीट इफ़ नॉट ज़ीरो रिपीट करेंगी जो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन होगी जब ज़ीरो फ्लैग सेट नहीं होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका MCQs के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्या है जी, कि रिपीट इफ इक्वल और नॉट इक्वल आर यूज्ड विद द। अच्छा, ये कौन सी दो, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है कि ये कौन सी दो इंस्ट्रक्शंस के साथ यूज होता है। तो ये स्कैस यानी स्कैन के अंदर और CMPS यानी कंपेयर स्ट्रिंग के अंदर यूज होता है। तो ये क्या आ गया जी, इंपॉर्टेंट MCQs आ गया, आपसे पूछा जा सकता है, आपने जरूर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि ये जो एग्जाम्पल्स है ना पूरी पूरी, जैसे ये 7.1 ये पूरी एग्जाम्पल लिखी हुई है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मिड टर्म में भी आपको ये एग्जाम्पल्स छुड़वाई थी, फाइनल टर्म में भी मैं आपको यही बोलूँगी। मैं ये नहीं कहती कि ये बिल्कुल आती नहीं है, पेपर में आती है, लेकिन लॉन्ग में एक एग्जाम्पल पूछी हुई होगी या शॉर्ट में एक पूछी हुई होगी। तो वो जो पूरा 60% का पेपर है, अगर उसमें से आप 5% के पेपर पे ज़्यादा टाइम लगाते, क्योंकि इनको करने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है, तो बजाय इसके कि आप वो जो 5% का पेपर है उस पर ज़्यादा फोकस करें और उसको टेंशन लें, और कभी कभी इनमें से कोई चीज़ें भूल भी जाती हैं, तो बजाय इसके कि 5 नंबर के पेपर के पीछे आप बाकी अपना जो पेपर है उसको वेस्ट कर दें। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये ज़रूर बोलूँगी मेरी तरफ से, तो आप बिल्कुल भी ये एग्जाम्पल्स ना करें। ठीक है, ये जो 7.1 है, ये जो इवन जो एक्सरसाइज में भी एग्जाम्पल्स हैं आपको वो भी करनी है। आपके लिए जो फाइनल टर्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ही इंस्ट्रक्शंस। आपने बस इंस्ट्रक्शंस कर लेनी है ना, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस कर ली तो आपका 70% 60% पेपर आपका जो है वहाँ से हो जाएगा। बाकी जो मैं आप लोगों को थ्योरी करवा रही हूँ, अगर वो आप सारी की सारी करते हैं तो बाकी का पेपर आपका वहाँ से आ जाना, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। ये जो चॉइस पे चीज़ें आप छोड़ सकते हैं उनको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये जो चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं ना, स्टॉर्स की एग्जाम्पल, ये आपने सिर्फ इतनी कुछ याद रखनी है, जो इसके आगे लिखा हुआ है ना, क्लियरिंग द स्क्रीन। अगर फॉर एग्जांपल आपसे शॉर्ट में, लॉन्ग में या MCQs में पूछ लेते हैं कि स्ट्रॉस की एग्जांपल क्या है, और आगे बहुत से ऑप्शंस होते हैं, तो आपने बीच में चूज करना है कि स्ट्रॉस की एग्जांपल है, स्क्रीन को क्लियर करना है ना अगर, तो वो क्या मतलब है स्ट्रॉस। स्ट्रॉस क्या होती है, स्टोर स्ट्रिंग की। नेक्स्ट आ गई है लोड की एग्जांपल क्या है, स्ट्रिंग प्रिंटिंग, बस इतना कुछ। अच्छा, अगला आ गया स्कैस की एग्जांपल क्या है जी, स्ट्रिंग लेंथ। ठीक हो गया।
नेक्स्ट आ गया LES और LDS इंस्ट्रक्शंस। ये भी हमें दो जो है वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, इनको भी पढ़ लेते हैं। Since the string instruction need their source and destination in the form of the segment offset pair, ये कह रहे हैं कि हम लोगों को string instruction के लिए source और destination की ज़रूरत होती है segment offset pair की form में, ठीक है। अब दो special instructions जो हमारे पास है वो क्या है, load a segment register and general purpose register from two consecutive memory locations। LES किसको लोड करती है, ES को, जबकि LDS किसको लोड करती है, DS को। जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि LES जी लोड करती है ES को, जबकि LDS किसको लोड करती है, DS को। L का मतलब लोड और ES हमारे पास आगे आ गया और DS आ गया है, ठीक है। बोथ दीज इंस्ट्रक्शंस हैव टू पैरामीटर्स। अब इन दोनों इंस्ट्रक्शंस के ना दो पैरामीटर्स हैं। अब वो पैरामीटर्स क्या है ये आपको आने चाहिए। वन इज द जनरल पर्पस रजिस्टर टू बी लोडेड एंड द अदर इन द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम विच टू लोड दीज रजिस्टर्स। अब दो पैरामीटर्स है, पहला जनरल पर्पस रजिस्टर है जिसको लोड किया जाता है और जो दूसरा है वो है मेमोरी लोकेशन जहाँ से हम लोग इन रजिस्टर्स को लोड करते हैं। अब इनकी भी ये नीचे 7.4 एग्जांपल आ गई है, ये बिल्कुल भी नहीं आपने करनी, बहुत ही लेंथी है। अच्छा, मूव की एग्जांपल क्या है, स्क्रीन स्क्रॉलिंग। वैसे भी आप जो है वो देखें तो मूव का क्या मतलब होता है, ये मूव कर रहे हैं ना हम लोग तो स्क्रीन ये स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। तो मूव की एग्जांपल आ गई। ये नीचे 7.5 आपने नहीं करनी, 7.6 भी नहीं करनी और 7.7 भी नहीं करनी। अच्छा, CMP की एग्जांपल आ गई है जी, स्ट्रिंग कंपैरिजन। ये तो करना है ना आपने। अगर आपसे पूछा जाता है कि कंपेयर की एग्जांपल क्या है तो वो है स्ट्रिंग कंपैरिजन, यानी स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन। नीचे जो हमारे पास एक्सरसाइजेस है ना, इसमें आ गया कोड हम लोगों ने लिखने हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि जिसमें कोड लिखने हैं, ये जो पूरी पूरी एग्जांपल्स हैं इनको आप स्किप करें क्योंकि इनको करना मुश्किल भी है और पेपर में इतना टाइम भी नहीं होता। आपको कोई चीज़ भूल जाती है तो एक 5 नंबर के पेपर के पीछे आपने जो है ना अपना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। बाकी जो भी मैंने आप लोगों को ये 7 लेक्चर के अंदर कराया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट कराई हैं। जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट नहीं भी कराई, जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट नहीं ना कराई, वो भी आपने एक बार रीड ज़रूर करनी है। इसमें यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और मैं अगर आपको बोलूँ ना कि पूरे फाइनल टर्म के लिहाज से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना ये आपके पेपर में लाजमी आएंगी। वो आपसे पूछेंगे कि मूव की एग्जांपल बताएं, लोड की एग्जांपल बताएं, स्कैन की एग्जांपल बताएं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करनी है क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस आपके पेपर में आएंगी। और दूसरी ये जो मैंने थ्योरी करवा दी है ना, बस ये आपने करनी है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।